बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हम आज डिटेल पढ़ेंगे। इसकी फंक्शनिंग क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, उन टाइप्स में हम क्या क्या ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का क्या क्या रोल है, इस पे ग्लैंड्स का क्या रोल है, हार्मोन्स का क्या रोल है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह हम आज पढ़ेंगे। एक और बात आपको दोबारा रिमाइंड कराती जाऊँ कि ये जो मेरा लेक्चर है, इस लेक्चर के नीचे कमेंट में लिंक होगा, अटेंडेंस लिंक होगा, उसमें आपने जाके अटेंडेंस अपनी मार्क करनी है। लाजमी अटेंडेंस अपनी मार्क करनी है। जस्ट लेक्चर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी अटेंडेंस आप लाजमी मार्क करें, उसके बाद आप लेक्चर वॉच करें, ताकि आपकी डेली की अटेंडेंस जो है हमें मिलती रहे और हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें वो सेफ़ होती रहे, और ऑफिशियली भी जो हम रिकॉर्ड भेज रहे हैं तो वो आपकी अटेंडेंस जाती रहे, आपको किसी किस्म का स्ट्रक का इशू ना हो। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, it comprises of sensory neurons and motor neurons which may form ganglia and the nerves. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है? ये कलेक्शन है, मजमुआ है मुख्तलिफ न्यूरॉन्स का, उनकी फंक्शनिंग का। वो फंक्शनिंग करते हैं, कोलेक्टिवली फंक्शनिंग करते हैं। मीन जिसमें किसी एक न्यूरॉन का रोल नहीं है। इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इनके मुख्तलिफ नर्व्स होती हैं जिन जो कि सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स नर्व्स होती हैं। इन सब का कोलेक्टिव फंक्शन है। कोई भी अगर इम्पल्स है उसको किस तरह से ब्रेन की तरफ भेजना है, वहाँ से कैसे जहाँ पे एक्शन लेना है, मसल्स ने कंट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, कोई एमरजेंसी सिचुएशन है, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन है, वो आप आगे पढ़ेंगे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में। तो ये सारी सिचुएशंस में मुख्तलिफ न्यूरॉन्स का रोल है। अब वो न्यूरॉन्स जो हैं गैंग्लिया बनाते हैं और नर्व्स बनाते हैं। गैंग्लिया और नर्व्स क्या हैं? पहले गैंग्लिया क्या हैं? गैंग्लिया आर द कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। बहुत सारी सेल बॉडीज का जो है, न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी है उनका कलेक्शन को हम गैंग्लिया कहते हैं, उनके क्लस्टर को हम गैंग्लिया कहेंगे। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी और इसके मींस जो उसके नर्व्स का क्लस्टर्स होता है, और सेल बॉडीज और एक्सॉन्स होते हैं। ये इसके दो जो हैं पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन्स के। तो जो सेल बॉडी है वो उनके क्लस्टर को क्या कहेंगे? गैंग्लियंस कहेंगे या गैंग्लिया कहेंगे। तो गैंग्लिया और नर्व्स जो हैं वो एक्चुअली जो हैं बता रहे हैं कि वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कंप्राइजेज कर रहे हैं। मींस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम गैंग्लिया और नर्व्स पे मुश्तमिल है। किन की? सेंसरी न्यूरॉन्स के भी गैंग्लिया और नर्व्स पे मुश्तमिल है, और मोटर न्यूरॉन्स के भी गैंग्लिया और नर्व्स पे मुश्तमिल है। गैंग्लिया फिर क्या है? सेल बॉडीज़ का ये कंसंट्रेशन है, उनका क्लस्टर होता है। मींस बहुत सारी सेल बॉडीज़ मिलकर गैंग्लिया बनाती हैं। द नर्व्स आर, अब नर्व्स क्या हैं? नर्व्स आर द बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स बाउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यूज। अब ये जो नर्व्स हैं ये क्या हैं? ये अब एक्सॉन्स का क्लस्टर हैं या डेंड्राइट्स का क्लस्टर है। इनको एक्सॉन्स भी कहते हैं, डेंड्राइट्स भी कहते हैं। ये इलोंगेटेड फॉर्म में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक्सॉन्स कहलाते हैं न्यूरॉन्स के। मींस न्यूरॉन का पहला पार्ट क्या है? सेल बॉडी है, दूसरा एक्सॉन है। एक्सॉन का जो बंडल है वो नर्व्स है। बहुत सारे कनेक्टेड टिश्यूज से आपस में जो है ये बाउंडेड होते हैं, मुख्तलिफ कनेक्टेड टिश्यूज से। कौन बाउंडेड होते हैं? ये नर्व्स बाउंडेड होते हैं, जो कि एक्चुअली एक्सॉन्स का क्लस्टर होते हैं। सो मींस ये न्यूरॉन्स जो कि एक्सॉन्स और सेल बॉडीज़ पे मुश्तमिल होती हैं, ये जो है पूरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। अब वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में चाहे सेंसरी न्यूरॉन्स हों, चाहे मोटर न्यूरॉन्स हों, इनमें एक्सॉन्स और सेल बॉडीज़ का क्लस्टर होगा। मींस गैंग्लिया भी होंगे और नर्व्स भी होंगे। दे में भी सेंसरी, मोटर और मिक्स नर्व्स मुख्तलिफ हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स दे कंडक्ट। जैसे वो इम्पल्स वो कंडक्ट कर रहे हैं। मीन सेंसरी न्यूरॉन्स हैं तो किसी भी बॉडी पार्ट में अगर कोई हमें स्टिमुलस मिला है तो वो फ़ौरन से वो इम्पल्स को कैरी करेंगे और ब्रेन तक उसको पहुंचाएंगे। ब्रेन से आगे किसका काम है? मोटर न्यूरॉन्स का फंक्शन है कि वो जो हैं जहाँ पे भी, जिस पार्ट पे भी कोई एक्शन लेना है तो वो मोटर न्यूरॉन्स वहाँ पे जाके वो इम्पल्स उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे ट्रांसमिट करेंगे। सो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। मींस वो फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू द ब्रेन जा रहे हैं या फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी पार्ट जा रहे हैं। तो ये सेंसरी और मोटर पे डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन की तरफ अपनी इम्पल्स जो है उसको कंडक्ट करें।
In humans there are 12 pairs of nerves, ٹوٹل 12 ہوتے ہیں which rises from the brain or lead to the brain, means جہاں یا چاہے وہ برین سے آ رہے ہیں یا برین کی طرف جا رہے ہیں، تو ٹوٹل نروز جو ہیں وہ 12 ہیں. These nerves are called cerebral or cranial nerves. cranial nerves کہتے ہیں، cranium سے نکلا ہے ورڈ، مینس کھوپڑی جو ہوتی ہے، کھوپڑی کی طرف آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، تو اسی لیے cranial nerves یا cerebral nerves اس کا نام ہے. Some of these nerves are sensory, some motor or some are mixed. From spinal cord 31 pairs of spinal nerves arises or lead to spinal cord. جو spinal nerves ہوتی ہیں 31، وہ یا تو spinal cord کی طرف جا رہے ہیں یا وہاں سے آ رہے ہیں، اسی لیے spinal cord کی وجہ سے وہ spinal nerves کہلاتی ہیں. cranial nerves چونکہ وہ اسی کی طرف ہی جا رہی ہوتی ہیں، cranium کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، برین کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. مینس سیریبرل جو ہے وہ سیریبرم سے نکلا ہے ورڈ، جو کہ برین کا لارجسٹ پارٹ ہے، وہاں سے نکلا ہے، تو وہ یا تو برین کی طرف آ رہی ہیں یا وہاں سے جا رہی ہیں، اس لیے ان کو سیریبرل نروز کہتے ہیں. جبکہ اسپینل نروز جو ہیں وہ اسپینل کارڈ کی طرف آ رہی ہیں یا جا رہی ہیں، تو اس بیس پہ ان کا نام اسپینل نروز ہے. تو یہ ٹوٹل 31 ہے. یہاں پہ دکھایا گیا اسپائنل کارڈ جو ہے اس کا، یہاں پہ دکھایا گیا سیکشن، اس میں جو ہے وائٹ میٹر ہے جس میں مائلینیٹڈ ایگزونز ہوتے ہیں. مائلینیٹڈ ایگزونز مینس جو ایگزونز ہیں ان کے ارد گرد پروٹیکٹیو شیت ہوتی ہے، مائلین شیت جو کہ کہلاتی ہے، ان کو کسی بھی قسم کے شاک سے جو ہے وہ پروٹیکٹ رکھتی ہے. مینس ایک قسم کی جو ہے وہ شاک ایبزاربر ہے، اور ساتھ میں جو امپلس ہے، امپلس کی ٹرانسمیشن میں بھی اس مائلینیٹڈ شیت کا کام ہوتا ہے. اس سے جو ہے امپلس بہت جلدی جو ہے ٹرانسمٹ ہوتی ہے ایک ایگزان سے دوسرے ایگزان کی طرف، مینس جمپنگ کنڈیشن میں جو ہے ٹرانسمٹ ہوتی ہے تھرو مائلینیٹڈ ایگزونس. یہ اس کا سینٹرل پارٹ ہے، سینٹرل کینال ہے. یہ اس کا وائٹ میٹر ہے، اینڈ دس ون از اٹس گرے میٹر. یہ گرے میٹر ہے. اس میں کیا ہے، اس میں ساری سیل باڈیز ہوتی ہیں، موٹر اور ایسوسیٹڈ جو بھی نیورونز ہیں ان کی ساری جو سیل باڈیز ہیں وہ اس میں ہوتی ہیں، جو اس کا گرے میٹر ہے. اب یہ جو ہے اس کا ڈارسل روٹ ہے. ڈارسل روٹ کنٹینز ایگزونز آف سینسری نیورونز. یہ سینسری نیورونز کے ایگزونز ہیں. ایگزونز مینز یہ بہت جو اس الانگیٹڈ پارٹ ہے، یہ اس کا ایگزون ہے، کس کا، سینسری نیورونز کا. اب یہ کیا ہے، ڈارسل روٹ گینگلیون کنٹین سیل باڈیز آف سینسری نیورونز. یہ سینسری نیورونز کی سیل باڈی ہے جو کہ کلیکشن ہے، جس کو ہم کیا نام دیتے ہیں، جن کو لینڈرائڈس کا نام دیتے ہیں، اور یہ کیا ہیں، اس کے ایگزونز ہیں. اب یہاں پہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ اس کی ڈارسل پارٹ ہو گیا، یہ اس کا وینٹرل پارٹ ہے. This one is its dorsal part, this one is its ventral root. Ventral root contains axons of motor neurons. اب یہ مینس اس پہ جو یہ وینٹرل روٹ والا پارٹ ہے اس پہ موٹر نیورونز ہوتے ہیں پریزنٹ، جبکہ جو ڈارسل پارٹ ہے اس پہ سینسری نیورونز ہوتے ہیں. وینٹرل پارٹ پہ موٹر نیورونز پریزنٹ ہوتے ہیں. یہ اس کی پیریفرل نرو ہے جو کہ بالکل کنارے پہ پریزنٹ ہوتی ہے. سو دس مینس یہ جو اسپائنل کارڈ ہے اس پہ سینسری موٹر نیورونز جو ہیں ان کا کلیکشن پریزنٹ ہے، ان کے ایگزونز بھی ہیں، ان کی سیل باڈیز بھی ہیں. یہ اس کا ڈارسل اور وینٹرل روٹ ہے. اس کے علاوہ موٹر نیورونز کی ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں. موٹر نیورونز فارم سومیٹک نروس سسٹم وچ کنٹرولز والنٹری موومنٹ. والنٹری موومنٹ کو جو ہے یہ کنٹرول کرتے ہیں. والنٹری موومنٹ وہ موومنٹس ہوتی ہیں دیٹ آر انڈر آور باڈی کنٹرول، جو ہماری باڈی کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، ہمارے برین کے کنٹرول میں ہوتی ہیں. which are under the conscious control of the body including skeletal muscles. جیسے skeletal muscles ہیں، مسلس کی موومنٹ ہمارے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے، والنٹری موومنٹ ہوگی. سو یہ جو ہیں سومیٹک نروس سسٹم جو ہیں موٹر نیورونز بناتے ہیں، جو کہ سارے جو بھی کنٹرول ہے وہ ہماری باڈی کے انڈر ہوتا ہے. سو دیز آر voluntary movement. Motor neurons also form autonomic nervous system which controls the involuntary responses by influencing organs, glands and smooth muscles. اب کہتے ہیں کچھ موٹر نیورونز کا یہ بھی رول ہے کہ کچھ جو ہیں اٹانومس نروس سسٹم کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. مینس اٹانومس نروس سسٹم میں انوالنٹری رسپانسز ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کی مرضی سے کے مطابق نہیں ہوتے، ہماری باڈی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. بائی انفلوئنسنگ آرگنز، گلینڈز اور اسموتھ مسلس. آرگنس کو کس طرح سے، آرگنس کی موومنٹ مینس جو انٹرنل آرگنز ہوتے ہیں باڈی کے، ہارٹ ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کی موومنٹ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ کب کتنی اس کی ہارٹ بیٹ ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اسی طرح لنگز ہیں، ان کی جو ان کی فنکشننگ ہو رہی ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ آرگنز ہو گئے. گلینڈز ہیں، جو بھی گلینڈز ہیں ہمارے باڈی میں جو کچھ بھی سیکریٹ کر رہے ہیں، جو بھی فنکشننگ کر رہے ہیں، کون سا گلینڈ سیکریٹ ہو رہا ہے، کیا سیکریٹ کر رہا ہے، کون سا سوئچ آف ہو گیا، کون سا سوئچ آن ہو گیا ہے، اس کی ایکٹیویٹی جو ہے سیکریشن کی وہ بڑھ گئی ہے، تو یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے.
اسی طرح اسموتھ مسلز ہیں ہماری باڈی میں ہوتے ہیں، ڈائجسٹو ٹریکٹ میں ہوتے ہیں اسموتھ مسلز. ڈائجسٹو ٹریکٹ کی جو فنکشننگ ہے دس از آلسو ناٹ انڈر آور کنٹرول، آور باڈی کنٹرول. تو یہ وہ سارے ایگزامپلز ہیں جو کہ ہماری باڈی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، انوالنٹری رسپانسز ہیں جس کو ہماری باڈی کنٹرول نہیں کر سکتی. The autonomic nervous system is further divided into sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. ابھی autonomic nervous system جس کی ابھی بات ہوئی ہے، جس میں ہم involuntary responses کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، اس کی فردر 2 ٹائپس ہیں، sympathetic بھی ہیں اور parasympathetic بھی ہیں، جس میں involuntary responses آتے ہیں. تو وہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. یہاں پہ دکھایا گیا ایک موٹر نیورون ہے، یہاں پہ یہ مسلس کے ساتھ اٹیچ ہے. اب یہ مسلس فائبرز دکھائے گئے ہیں ریڈش جو ہیں، ان کے ساتھ جو نیورونز کا جہاں پہ نیورونز آ کے لگ رہا ہے مسلس کے ساتھ، اس پوائنٹ کو کہتے ہیں نیورو مسکولر جنکشن، جہاں پہ نیورونز ایکشن اپنا پرفارم کر رہے ہیں، مسلس کو کنٹریکٹ کر رہے ہیں یا جو بھی وہ امپلس مینز، وہ یہاں پہ کوئی امپلس آئی ہے. یہ جو اس کا پورشن ہے ڈنڈرائٹس ہیں. دس ون از اٹ سیل باڈی. سیل باڈی کے ارد گرد جو یہ ہیئر لائک اسٹرکچرز ہیں یہ اس کے ڈنڈرائٹس ہیں. ٹھیک ہے، یہ الانگیٹڈ پورشن جو یلوش نظر آ رہا ہے، دس ون از ایگزون. اب یہاں پہ پہلے میسج کہاں پہ آتا ہے؟ اسی سیل باڈی کے ڈنڈرائٹس جو ہیں، اسی لیے ہی یہ برانچڈ ہیں، ان کی اڈاپٹیشن ہے. ان کے برانچنگ جتنا یہ زیادہ برانچنگ مینر میں ہوں گے اتنا زیادہ یہ امپلس کو مختلف پوائنٹ سے ریسیو کریں گے. ابھی امپلس کو ریسیو جیسے ہی کریں گے، امپلس آگے ٹرانسمٹ ہوگی تھرو ایگزون. ایگزون سے ٹرانسمٹ ہوگی، جہاں پہ ایگزون آ کے اٹیچ ہوگا، مینز مسلس سے کنٹریکٹ کرنا ہے، اگر ریسپانس دینا ہے تو مسلس کے ساتھ آ کے وہ امپلس جیسے پہنچے گی، مسلس نے کنٹریکٹ کرنا ہے، ریلیکس کرنا ہے، جو بھی فنکشن کرنا ہے، تو وہ جو ہے مسلس اپنا ریسپانس شو کرے گا ڈیو ٹو دا امپلس دیٹ از کیریڈ بائی دا نیورون. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے نیورو مسکولر جنکشن، اسی لیے کہتے ہیں نیورو مینس نیورون، مسکولر مینس مسلس کا، نیورونز اور مسلس کا آپس میں جنکشن ہے، دا پوائنٹ ایٹ وچ دا بوتھ گیٹ اٹیچڈ. سو یہ موٹر نیورونز تھا. اب ہم آتے ہیں اٹانومک نروس سسٹم میں. Autonomic nervous system کیا ہے؟ The motor neurons of autonomic nervous system are divided into sympathetic and parasympathetic nervous system. Both of these systems function automatically and innervate all internal organs. Internal organs اس میں سارے ہوتے ہیں کیونکہ یہ automatic function ہے. Utilize 2 neurons and 1 ganglion for 1 impulse, each impulse. اب ہر امپلس کے لیے کہتے ہیں 2 نیورونز یوز ہوتے ہیں، 1 گینگلین یوز ہوتا ہے. مینز اگر پیچھے دیکھیں آپ تو ایک نیورون یہ ہے، اس کے بالکل پیچھے جو ہے دوسرا نیورون ہو، ٹھیک ہے، وہ 2 آپس میں مینز دوسرے کا جو ہے یہاں پہ ایگزون ہو، ایک دوسرے کا یہاں پہ ایگزون ہو جو یہ یلو شاپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ پورا نیورون ہو. تو کیا ہوگا؟ 2 نیورونز ہوں گے، لیکن دوسرے کا جو ہے صرف ایگزون ہوگا اور سنگل جو ہے ڈنڈرائٹس ہوں گے. تو 2 نیورونز ہوتے ہیں ود سنگل ڈنڈرائٹ. اس طرح سے نرو امپلس کیری ہوتی ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں. both the systems function automatically, innervate all internal organs. سارے internal organs آپس میں جو ہے innervate ہوتے ہیں، interconnected ہوتے ہیں. utilize 2 neurons and 1 ganglion for each impulse. جیسے ایک ہر امپلس کے لیے 2 نیورون ضرورت ہوتے ہیں اور ایک جو ہے صرف ایک جو ہے گنگلیان کی ضرورت ہے فار ٹرانسمیشن آف دا نرو امپلس، جہاں پہ بھی امپلس کو جو ہے ٹرانسمٹ کرنا ہے. Next one is sympathetic nervous system. Most ganglion fibers of sympathetic system arises from the middle portion of spinal cord and almost terminate in the ganglia that lie near the cord. اب یہ گینگلیون فائبرز جو ہیں سمپیتھیٹک نروس سسٹم کے کہاں سے ارائز ہوتے ہیں؟ فرام مڈل پورشن آف اسپائنل کارڈ. اسپائنل کارڈ کی مڈل پورشن جہاں پہ آپ کو پیچھے دکھایا تھا کینال نظر آ رہی ہے، وہاں سے یہ فائبرز نکلتے ہیں اور ٹرمینیٹ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ نیئر دا کارڈ. بالکل اس کا جو پیریفرل اینڈ تھا وہاں پہ وہ ٹرمینیٹ ہوتے ہیں. جو پیچھے آپ نے اس کی اسپائنل کارڈ کی ڈائیگرام دیکھی ہے تو بالکل کارڈ پہ جا کے وہ ٹرمینیٹ ہوتے ہیں. دس سسٹم از امپورٹنٹ ڈیورنگ ایمرجنسی سچویشنز اینڈ از ایسوسیٹڈ ود فائٹ اور فلائٹ. اب یہ جو سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے ایمرجنسی سچویشن کے لیے بیسٹ اڈاپٹیڈ ہے جب فائٹ اور فلائٹ ہو. مینز لڑو یا اڑ جاؤ، یا مینز لڑو، لڑائی کرو یا بھاگ جاؤ. تو یہ ایسی سچویشن ہے ایمرجنسی سچویشن جس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہماری باڈی کو. تو اس کنڈیشن میں جب ہماری باڈی میں برین بھی ساتھ نہ ہو، دماغ بھی کام نہ کر رہا ہو، مینز ایمرجنسی سچویشن اچانک سے ہوتی ہے. آپ کو کچھ جل گیا ہے، آپ ہاتھ جل گیا ہے، آپ نے کوئی ایسا شیر دیکھ لیا ہے، کوئی اینیمل دیکھ لیا ہے،
तो उस सिचुएशन में आपका माइंड अचानक फ़ौरन से जो है काम नहीं करता, वो एमरजेंसी सिचुएशन होती है। उस सिचुएशन में क्या क्या बॉडी फंक्शनिंग होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो फंक्शनिंग होते हैं। दिस सिस्टम एक्सेलरेट द हार्ट बीट बहुत तेज़ी से चलती है। डायलेट्स द प्यूपिल डायलेट हो जाता है। प्यूपिल क्या है, हमारी आईज़ के बिल्कुल जो सेंटर में कॉर्निया होता है, कॉर्निया का के सेंटर में जो पोर होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है, दिस वन इज़ प्यूपिल जो है जब डायलेट होगा तो मीन्स जो हमारी इमेज है वो हमें ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। प्यूपिल इसलिए डिलेट हो जाता है, डायलेट इसलिए होता है ताकि कोई भी सिचुएशन है उसको हम क्लियरली हम देख सकें। ये भी इमरजेंसी सिचुएशन में एक अडाप्टेशन है। एंड इनहिबिट्स द डाइजेशन ऑफ फूड की डाइजेशन भी इनहिबिट करता है। खुराक हज़म नहीं होती, मीन्स ये सारा चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है इमरजेंसी सिचुएशन में। ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में, सिम्पैथेटिक सिस्टम में। सिम्पैथेटिक सिस्टम नर्वस सिस्टम की कुछ और यहाँ पे सिम्टम्स दिखाई गई हैं। हार्ट रेट इंक्रीज, जैसे कभी बताया है। लीवर रिलीज ग्लूकोज, ज़्यादा से ज़्यादा लीवर जो है वो ग्लूकोज रिलीज़ करता है ताकि बॉडी में जो है एनर्जी जो है प्रोवाइड करे। इस एमरजेंसी सिचुएशन को कम्बेट करने के लिए बॉडी में एनर्जी ज़रूरत हो। ब्रोंक्यूल्स आर डायलेटेड, ब्रोंक्यूल्स जो हैं जो कि लंग्स में होते हैं, ये जो हैं मुख्तलिफ लंग्स में जो एयर पाइप्स होते हैं उनकी ओपनिंग्स होती हैं वो डायलेट हो जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एयर इनटेक हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेशन हो सके। इस कंडीशन में प्यूपिल्स डायलेट हो जाता है, जैसे अभी बताया है। एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। अब ये ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करते हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं दो, epinephrine and norepinephrine. These two hormones are adopted in emergency situations. Next, emergency situation को कम्बेट करने के लिए रिलीज होते हैं। डाइजेशन इनहिबिटेड हो जाती है, ब्लेडर जो है वो रिलैक्स हो जाता है इस कंडीशन में। सो दीज आर द अडाप्टेशंस या सिम्टम्स या अडाप्टेशंस ही कह सकते हैं कि एमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी में क्या क्या चेंजेस होती हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में आते हैं। अ फ्यू क्रेनियल नर्व्स इंक्लूडिंग द वेगस नर्व्स। क्रेनियल मीन्स जो क्रेनियम में है, जो खोपड़ी में है। टुगेदर विद नर्व्स फ्रॉम द बॉटम पोर्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड, वो जो मेन सेरिब्रम में है या जो खोपड़ी में है वो वेगस नर्व है। उसके साथ जो बिल्कुल बिलो स्पाइनल कार्ड के भी नीचे हैं जो नर्व्स हैं, ये सारे मिलकर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है कंप्राइज करते हैं या बनाते हैं, ये उसको जो है चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। इट प्रमोट्स ऑल द इंटरनल रेस्पॉन्सेज विच आर एसोसिएटेड विद रिलैक्स स्टेट। अब ये उसका बिल्कुल अपोजिट होगा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम विच इन्वॉल्व्स अ रिलैक्स स्टेट। मीन इसमें क्या होगा, कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल्स, प्यूपल इसमें कंट्रैक्ट हो जाएगा, उसमें जो है बिल्कुल डायलेट हो गया था, इसमें कंट्रैक्ट होगा। उसमें जो है डाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी, रुक गई थी, स्टॉप हो गई थी। इसमें क्या है, प्रमोट्स डाइजेशन ऑफ फूड और रिटार्ड्स हार्ट बीट, उसमें हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी, इसमें क्या है हार्ट बीट रिटार्ड हो जाएगी। मीन्स ये रिलैक्स्ड कंडीशन है, उसके जो है सिंपैथेटिक सिस्टम के बिल्कुल ये अपोजिट है। यहाँ पे कंपैरिजन में पढ़ते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है। सिंपैथेटिक में देखें, प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, फाइट और फ्लाइट। इंटेंस मीन्स जो शदीद है, जो फिजिकल एक्टिविटी के लिए बॉडी को तैयार कर है। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, रिलैक्सेस द बॉडी एंड इनहिबिट्स और स्लोज मैनी हाई एनर्जी फंक्शंस। बॉडी रिलैक्स हो जाती है, हाई एनर्जी फंक्शंस करने के काबिल नहीं होती, सारे बॉडी फंक्शंस रिलैक्स हो जाते हैं। रेस्ट करें या डाइजेस्ट करें, रेस्ट डाइजेस्ट ये क्या है, फाइट और फ्लाइट। So these are two comparatively opposite terms, sympathetic and parasympathetic nervous system. Sympathetic is in emergency situation, while parasympathetic system is operated under relaxed condition. So ये तो था हमारा टॉपिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम आते हैं नर्वस डिसऑर्डर्स की तरफ। कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं नर्वस डिसऑर्डर्स, तो वो क्या है, हमारे ब्रेन या स्पाइनल कार्ड इसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो इससे जो है बॉडी फंक्शनिंग पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। ऑफ कोर्स हमारी बॉडी को ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है बॉडी की एक्टिविटीज़ को। जब उसमें कोई ऐसी ख़राबी आ जाए, एरर आ जाए, तो पूरी बॉडी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है नर्वस डिसऑर्डर, पार्किंसन डिजीज़। It is a nervous disorder characterized by involuntary tremors. Means ऐसे सारे अमल जो कि हमारी अपनी ऐसे सारे रिएक्शंस हमारे अपनी बॉडी के कंट्रोल में ना हों। डिमिनिशेड पावर, मोटर पावर एंड रिजिडिटी, जिससे हमारी चलने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। मोटर न्यूरॉन्स अपना फंक्शन जो है वो लॉस कर देते हैं। मोटर न्यूरॉन्स इम्पल्स सही कैरी नहीं कर पाते। तो द मेंटल फैकल्टीज आर not affected.
The disease is believed to be caused by cell death in a brain area that produces dopamine. इसमें होता क्या है, सेल का वो एरिया जिसमें ब्रेन का वो एरिया जिसमें जो कि डोपामीन प्रोड्यूस कर रहा था, वो उस एरिया की डेथ हो जाती है, सेल डेथ हो जाती है, सेल्स उसमें ख़त्म हो जाता है। मीन्स अब जब वो एरिया ख़त्म हो गया तो डोपामीन प्रोड्यूस नहीं होगी। ऑनसेट ऑफ डिजीज़ इज़ यूजली इन, ये कब होती है, 50s to 60s की एज में होती है। दिस डिजीज़ इज़ स्लोली प्रोग्रेसिव, स्लो ही ये बढ़ती है। पेशेंट्स मे लिव फॉर मैनी ईयर्स। द डिजीज़ में रिजल्ट बाय हेड ट्रामा, अचानक से दिमाग सर की जो चोट हुई या सर पे अचानक से शॉक लगा, तो इससे जो है डिजीज़ जो है वो होती है, प्रोड्यूस होती है। इफेक्टिव ड्रग्स आर अवेलेबल सच एज एल-डोपा, ये एल-डोपा जो है डोपामीन प्रोड्यूस करती है, उसके लिए इफेक्टिव होती है। तो ये ड्रग्स अगर लें तो डोपामीन की कंसनट्रेशन नॉर्मल रहती है, तो पेशेंट्स जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सर्वाइव करता है। A naturally occurring protein called glial cell line derived neurotrophic factor GDNF has, अब ये क्या है, GDNF, ये यही है सेल लाइन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये क्या करता है, टू बूस्ट द अपटेक ऑफ डोपामीन व्हेन डिलीवर्ड टू लैब रैट्स एंड मंकीज़। लैब के रैट्स और मंकीज़ पे टेस्ट किया गया, जब उनको ये प्रोटीन दी गई ग्लायल सेल लाइन, ये प्रोटीन क्या करती है, ग्लायल सेल लाइन प्रोटीन जैसे ही दी गई तो इस प्रोटीन ने न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर जो है वो प्रोड्यूस किया। उस फैक्टर के थ्रू ऑटोमेटिक ही सेल में जो है डोपामीन की अपटेक शुरू हो जाती है, डोपामीन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो इससे जो है काफ़ी जो है इफ़ेक्टिव जो है ये साबित हुई अगेंस्ट पार्किंसन डिजीज़। Next one is epilepsy. It is one of the convulsive disorder of nerves which is characterized by abrupt, transient symptoms of motor, sensory, psychic or autonomic nature, frequently associated with changes in consciousness. इससे हमारी जो कॉन्शियसनेस मीन्स हम जो है होश में, जैसे कहते हैं ना इंसान इसमें नहीं होता, इसमें ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें मोटर, सेंसरी नर्व जो हैं वो सारे डिस्टर्ब होते हैं, साइकोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है इंसान की। तो ये जो है ज़्यादातर 30 से पहले होता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कहते हैं, ये टेस्ट है इसकी स्टडी के लिए, एपिलेप्सी की स्टडी के लिए। एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स भी दी जाती हैं इसको कंट्रोल के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, ज़्यादातर दौरे पड़ते हैं, दिमागी दौरे पड़ते हैं, तो उनसे उनके अगेंस्ट जो है, उन दौरों के अगेंस्ट जो है एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स दी जाती हैं। अल्कोहल कहते हैं एपिलेप्सी को बढ़ाता है, इसलिए जो पेशेंट्स एपिलेप्सी से सफरिंग हैं तो वो अल्कोहल को अवॉइड करें, उसका जो है यूज़ ना करें। एल्ज़मेयर डिजीज़ है। एल्ज़मेयर डिजीज़ वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय अलोइस एल्ज़मेयर, इसलिए उसका नाम एल्ज़मेयर, उसके नाम से ही डिजीज़ का नाम पड़ गया है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन। इसमें भी यही है, ब्रेन की डिजीज़ चूँकि हम पढ़ रहे हैं तो ब्रेन की फंक्शनिंग में डिक्लाइन हुई, कमी हुई। इट्स सिम्टम्स आर सिमिलर टू दोज डिजीज़ दैट काज डिमेंशिया। बिल्कुल वैसे सिम्टम्स हैं जैसे मेमोरी लॉस हो जाना। जैसे इसमें क्या होता है, पेशेंट्स एक बात बार बार पूछते हैं, फिर उनको भूल जाता है, फिर वो बार बार पूछते हैं, तो ये मेमोरी लॉस विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता जाता है। पहले बिल्कुल माइनर सा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले चीज़ें भूल जाना जैसे, तो आहिस्ता आहिस्ता इनमें जो है मेमोरी लॉस बढ़ता जाता है, इतना कि वो एक बात कोई 100 बार पूछ लें तो उनको दोबारा भूल जाना। तो डिमेंशिया के ही बिल्कुल सिम्टम्स हैं इसमें, इस डिजीज़ में भी। देयर इज़ अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू द डिजीज़ इन सम पीपल, सो इट टेंड्स टू रन इन फैमिलीज़। कहते हैं ये जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मीन्स, कहते हैं कुछ पीपल में देखा गया कि ये जेनेटिक ही है, मीन्स अगर एक किसी की दादा दादी को हुआ तो पूरी फैमिली में ये रन करेंगे। सो दिस इज़ टेंड्स टू बी हेरिडिटरी नेचर की है, विरासती है। देयर इज़ आल्सो एविडेंस दैट हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम may contribute to the onset of this disease। एक रीज़न अभी सिर्फ इस पे एस्टिमेट किया गया है कि एलुमिनियम का अगर लेवल ज़्यादा हो तो ये डिज़ीज़ जो है होती है। देयर इज़ आल्सो डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन विद एज के साथ साथ वैसे भी इंसान भूलता जाता है, तो इस डिज़ीज़ के साथ जो है ब्रेन फंक्शन मज़ीद डिक्लाइन होता जाता है। यहाँ पे दिखाया गया प्रोग्रेशन ऑफ एल्ज़मेयर डिजीज़। एल्ज़मेयर डिजीज़ में देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें स्लोली हो रहा है, हेल्दी ब्रेन है, बिल्कुल का स्ट्रक्चर जो भी कम्पैक्ट है। इसमें देखें माइल्ड है, एल्ज़मेयर डिजीज़ है, इसमें स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा लॉस हो रहा है, तो साथ साथ फंक्शन भी लॉस होंगे। इसमें बिल्कुल इसका डिसरप्टिव स्ट्रक्चर है। ये देखें यहाँ पे जो सेंट्रल पार्ट है बिल्कुल यहाँ पे खुला हुआ है, मीन्स इसका जो एक खुल रहा है यहाँ पे ब्रेन, ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो टूट रहा है, तो ये जो है
स्लोली ही विद पैसेज ऑफ टाइम जो है विद एन इंक्रीज ऑफ एज ये जो है डिक्लाइन होता जाता है ब्रेन फंक्शन। अब है इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन कोऑर्डिनेशन। ड्रग्स का कोई रोल है इस पे, अगर हम ड्रग्स अप्लाई करें तो इस डिजीज़ में, इन डिसऑर्डर्स में कोई इसका रोल है। निकोटीन का बताया इट अफेक्ट्स पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसका रोल है जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दरमियान जो सिनेप्स होती है जहाँ पे जो है कोई भी इम्पल्स आकर रुकती है, तो वो उसके मेम्ब्रेन पे जो है अगर इसके जो है इफ़ेक्ट्स कुछ साबित हुए हैं इस ड्रग के कि ये क्या करती है, इट मिमिक्स द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन और निकोटीन रिसेप्टर्स। एसिटाइल कोलिन जो कि कहते हैं ब्रेन फंक्शन को डिक्लाइन करती है, तो उसके एक्शन को ये रोकती है निकोटीन। सो इट इज स्टिमुलेंट ऑफ नर्व इम्पल्स। जब एसिटाइल कोलिन के फंक्शन को, एक्शन को रोकेगी निकोटीन, तो निकोटीन इसका मतलब है इम्पल्स को स्टिमुलेट कर रही है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन क्या कर रही है, इम्पल्स को पहुंचने से, कैरी करने से, ट्रांसमिट करने से रोक रही है। तो निकोटीन के एक्शन से जो है एसिटाइल कोलिन का जो एक्शन है उसको वो मिमिक हो रहा है, वो स्टॉप हो रहा है। इट इंक्रीजेज द हार्ट बीट रेट, ब्लड प्रेशर एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मोबिलिटी। ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ये रेट इंक्रीज हो जाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की भी मोबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। निकोटीन में इंड्यूस वोमिटिंग, डायरिया भी हो जाता है, इवन मे काज वाटर रिटेंशन रिलेशन बाय किडनी। इसमें ये भी होता है वाटर रिलेशन किडनी, मीन्स वाटर किडनीज में बहुत कम हो गया, तो ये सारे किडनीज का जो फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं निकोटीन के। अदरवाइज ये इसका इस हद तक कुछ फंक्शन है कि ये एसिटाइल कोलिन के एक्शन को मिमिक करके नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन को स्टिमुलेट करती है, प्रोमोट करती है। ओके गाइज, दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर, होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट लास्ट में भी एक बात आपको ये बात दोबारा रिमाइंड करानी है कि आपने जो है अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। अगर आपने अभी तक अपनी पिछले लेक्चर्स की भी अटेंडेंस मार्क नहीं की तो अभी आप कर सकते हैं। हर वीडियो के नीचे लिंक होगा, कमेंट में लिंक होगा, जिसमें आप जाके अपनी डेली वाइज जो भी आपका लेक्चर अब तक आपने मिस किए हैं उनको आप वॉच करके दोबारा से अटेंडेंस अपनी लगा सकते हैं। ओके बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर तक फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।